भारत में आयोजित हो रहे भारत में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन था। यानी कि आज 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पर फैसले लिए गए। क्या चर्चाएं हुई, उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। और कल का भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है। सारी चीज़ें हमने बताई थी, किस प्रकार से रेलवे कॉरिडोर की बात की गई, साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात की गई। सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हैं। और पीछे हमने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का जीवन परिचय, साथ ही साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जीवन परिचय हमने बता दिया, क्योंकि ये दोनों लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग हमारे शेख हसीना हमारी पड़ोसी देश की हैं, और साथ ही साथ शेख हसीना इस G20 जो समूह है इसकी सदस्य नहीं है, फिर भी यहाँ पर आई थी। और भी कई सारे लोग आए थे, लेकिन ये हमारी पड़ोसी देश हैं, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ ऋषि सुनक जो हैं ये भारतीय मूल के हैं, और इनके बारे में भी आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बारे में हम बात किए थे। तो चलिए आज की बात करते हैं कि आज पूरे दिन क्या हुआ और किस प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन 2023 का नई दिल्ली में समापन हुआ। और आपको पता है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र भी कल आपका सर्वसम्मति से पास हो चुका था, जिसमें रसिया और यूक्रेन को लेकर काफ़ी विवाद मचा हुआ था कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। रसिया और यूक्रेन में युद्ध की जो चीज़ें हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो भारत ने किसी तरह से इन चीज़ों से लोगों का ध्यान हटाया और बताया कि ये जो मंच है ये आर्थिक दृष्टि से बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर युद्ध जैसी चीज़ों की हम बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर। अगर युद्ध पर बात करनी है तो हम भी भारत और चाइना के बारे में चर्चा कर सकते हैं, और भारत पाकिस्तान के मसलों पर भी चर्चा कर रहे हैं, तब जाकर बहुत सारी चीज़ें हैं। और भारत के विदेश मंत्री और शशिकांत दास, साथ ही साथ बहुत सारे जो नरेंद्र मोदी की टीम लगी हुई है, जिन्हें शेरपा के नाम से संबोधित किया गया, तो इन लोगों ने इस दिल्ली घोषणा पत्र को क्या कहते हैं कि पास करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए आज सुबह 6 बजे से लेकर दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आखिरी पड़ाव तक, एंडिंग तक, जब इन्होंने ब्राज़ील को इसका अगला आयोजन करने का दावेदार घोषित करते हुए समापन किया, उस बीच में क्या क्या समझौते हुए, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, उनको हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। पहली सबसे बड़ी चर्चा की हम बात करेंगे तो आपको पता है कि ऋषि सुनक जब से भारत आए हुए हैं और जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तब से सनातनी जो समर्थक हैं, सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और आपको पता है कि आज सुबह सुबह 7 बजे ये करीब पहुंच चुके थे। कहाँ पर पहुंच चुके हैं थे? ये दिल्ली में ही स्थापित जो आपका अक्षरधाम मंदिर है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ का दौरा किए, वहाँ पर जाकर मंदिर में दर्शन पूजन किया और करीब 40 मिनट से ज़्यादा समय का उन्होंने वहाँ पर बिताया। साथ ही साथ सभी के सभी नेताओं ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी के स्मारक का दौरा किया और वहाँ पर जाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर हम बात करेंगे कि मुख्य समझौतों की बात करें तो अनाज निर्यात समझौते को लागू किया गया। अनाज निर्यात की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि किस प्रकार से रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और उस बीच में तो जब ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, और आपको पता है कि जब नई दिल्ली घोषणा पत्र में ये सबसे बड़ा अड़ंगा था, और इसी को जब भारत ने सॉल्व किया उसके बाद भारत का तो जय जयकार होने ही लगा है। बात करेंगे G20 घोषणा पत्र में समूह के नेताओं ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने पर महत्वपूर्ण जोर दिया और सैन्य विनाश रोकने या प्रासंगिक बुनियादी ढांचे पर अन्य हमलों को रोके जाने का आह्वान किया। और साथ ही साथ यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस ने काला सागर बंदरगाहों के माध्यम से यूक्रेन से अनाज का परिवहन रोक दिया। और पिछले साल जुलाई में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की पहल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ था। इसे समझौते के तहत मालवाहक जहाज़ों को काला सागर से एक गलियारे से गुजरने की अनुमति भी प्रदान की गई थी, और इस पर भी आज चर्चा हुआ। यानी कि अनाज निर्यात समझौते को लागू करने का आह्वान किया गया G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली के माध्यम से, यानी कि भारत के माध्यम से। फिर उसके बाद बात करेंगे तो राष्ट्रपति के रात्रि भोज में दिखी थी जो पारंपरिक व्यंजनों की विविधता, उसकी बात करते हैं। रात्रि भोज किस लिए बात करेंगे? क्योंकि आज मेहमानों ने कच्ची ढकारें ली होंगी, क्योंकि कल रात्रि में बहुत ही भारतीय व्यंजनों का जायका लिया है इन्होंने। और अगर हम भोजन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को, यानी कि कल, शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में G20 मेहमानों के लिए एक भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें मोटे अनाज से बने व्यंजन और कश्मीरी कहवा परोसे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
रात्रि भोज शुरू होने से पहले एक मंच पर अतिथियों का स्वागत किया, जिसकी पृष्ठभूमि में बिहार के नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर लगी हुई थी। आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था उसको किसने जलाया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जहाँ पर मंच बना हुआ था उसी मंच पर नालंदा महाविहार की तस्वीर लगी हुई थी और साथ ही साथ भारत की अध्यक्षता में G20 का विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य को भी दर्शाया गया था। अब बात करते हैं G20 का लक्ष्य क्या था और किस लक्ष्य पर चर्चा हुई। लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की हुई। G20 देशों ने शनिवार को कहा कि वे 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य रखेंगे और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्बाध रूप से कोयला से बनने वाली बिजली को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे। इन देशों ने हालांकि तेल और गैस सहित सभी प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई। कोयले पर बयान इंडोनेशिया के बाली में पिछले G20 शिखर सम्मेलन में हुई सहमति के अनुरूप हो चुकी है। अब हम बात करेंगे, आपको मैंने बता ही दिया कि नेता राजघाट पर गए थे। साथ ही साथ भारत दौरे पर ऋषि सुनक ने जो अपनी ख्वाहिशें जारी की थी उसके अनुसार उन्होंने जाकर अपनी पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर में दर्शन पूजन किया। बात करते हैं कि मुख्य चीज़ों की बात करें तो भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने रविवार को कहा, यानी कि आज ही के दिन कहा कि लीडर समिट में अपनाए गए G20 डिक्लेरेशन घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने के लिए भारतीय राजनयिकों के एक दल ने 200 घंटे से भी अधिक समय तक लगातार बातचीत की। संयुक्त सचिव ई गंभीर और के नागराज नायडू समेत राजनयिकों ने एक दल से 300 द्विपक्षीय बैठकें की और G20 लीडर्स समिट के पहले दिन ही सर्वसम्मति बनाने के लिए विवादास्पद यूक्रेन संघर्ष अपने समकक्षों को 15 मसौदे वितरित किए और साथ ही साथ उसको पारित भी करवाने में सफलता हासिल कर ली। और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, छोटी बड़ी घटनाएं हुई। उनकी अगर हम बात करेंगे तो भारतीय बायोगैस एसोसिएशन का मानना है, जो IBA है हमारे देश की, उनकी तरफ से जो बयान जारी हुआ है उनकी अगर हम बात करेंगे तो जैव ईंधन गठबंधन अगले 3 साल में G20 देशों के लिए 500 अरब अमेरिकी डॉलर के अवसर पैदा कर सकता है। IBA ने कहा कि जैव ईंधन गठबंधन G20 देशों के साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभ का सौदा साबित होगा। IBA के एक अध्ययन के अनुसार जैव ईंधन गठबंधन G20 देशों के लिए अगले 3 साल में 500 अरब डॉलर के अवसर पैदा कर सकता है। अध्ययन के निष्कर्ष में महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि भारत वर्तमान में नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। भारत का संदेश G20 शिखर सम्मेलन में गूंजा, क्या गूंजा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने क्या कहा, ये आपको सुनना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भारत के एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य संदेश की गूंज G20 शिखर सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों के बीच जोरदार ढंग से सुनाई दी। गोपीनाथ ने शनिवार रात को सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर X पर पोस्ट किया, इतने सफल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें निकल के आई। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे देश के नेताओं ने भी इस सम्मेलन का समाप्ति होने पर बहुत सारी बधाइयाँ दी। और ख़ास बात ये रही कि अभी सनातन धर्म पर बोलने वाले उदयनिधि के पिता हैं स्टालिन, और वो भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और वो भी राष्ट्रपति द्वारा महामहिम द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भी पहुंचे थे। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। और ये सारी चीज़ें हुई और इन लोगों ने सेल्फी वगैरह खींची, मज़ा किया, खाए पिए, मस्त घूमे फिरे। और उससे ज़्यादा तो वहाँ पे सारी चीज़ें, आपको पता है कि ये विदेश नीति यहाँ पे चल रही थी, तो यहाँ पे स्टेट लेवल की राजनीति का बहुत ज़्यादा मायने नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको अगली अध्यक्षता दी। तो शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो
लूला डी सिल्वा को G20 समूह की अध्यक्षता हस्तांतरित करते हुए पारंपरिक गैवल, एक प्रकार का जो हथौड़ा होता है, आपने देखा होगा ना कि प्रधानमंत्री मोदी जब कोई बात कर रहे थे और जब कुछ पारित हो रहा था तो एक हथौड़ा 3 बार वो मार रहे थे, जैसे ऑर्डर 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 नहीं किया जाता है, उस प्रकार का हथौड़ा आप चित्रों में देख लेंगे। इस मौके पर लूला डी सिल्वा ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के हितों से जुड़े मुद्दों को आवाज देने के लिए भारत की सराहना की। G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में मोदी ने ब्राजील को इस समूह की अध्यक्षता के लिए गैवल सौंपा और शुभकामनाएं दी। ब्राजील के आधिकारिक रूप से इस साल 1 दिसंबर को G20 समूह के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेगा। तो इस प्रकार से ब्राजील अब अगला G20 समूह की अध्यक्षता करने वाला देश बन चुका है। और इन सारी चीज़ों पर प्रधानमंत्री ने और क्या बातें की, अगर हम उसकी बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य वैश्विक निकायों में सुधार पर नए सिरे से जोर देते हुए कहा कि विश्व निकाय के सदस्य देशों में वृद्धि के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ी है। G20 शिखर सम्मेलन के एक भविष्य सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की नई वास्तविकताओं को नई वैश्विक संरचना में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा की और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को अध्यक्षता सौंपी। ब्राजील अगले 1 वर्ष G20 की अध्यक्षता करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 समूह साझा एजेंडे को और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने इस अवसर पर ब्राजील के राष्ट्रपति को बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर से भी मुलाकात की है। उसमें क्या बात हुई है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो ट्वीट करके ये बताया कि दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई और G20 शिखर सम्मेलन में अपने विचारों से समृद्ध करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे भारत और जर्मनी स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में एक साथ मिलकर काम करना जारी रख सकते हैं और बेहतरी की दिशा में काम कर सकते हैं। यूक्रेन की बातचीत पर क्या हुआ उसकी अगर हम बात करेंगे तो रूस के विदेश मंत्री ने क्या कहा, यह बयान सुनना आपके लिए जरूरी हो जाता है। G20 समिट के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रविवार को कहा कि उनका देश यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें जमीनी वास्तविकताओं और नाटो की आक्रामक नीति के कारण उत्पन्न होने वाले कारणों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि रूस के खिलाफ जिस प्रकार से नाटो ने गुटबंदी की हुई है और यूक्रेन की मदद कर रही है लगातार हथियारों से, पैसों से और भी संसाधनों से, तो उस पर इसने ध्यान आकर्षित किया है रूस ने। लावरोव ने कहा कि लगभग 18 महीने पहले वे संघर्ष को सुलझाने के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए थे और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे और पश्चिम पर बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया गया था। इस प्रकार से उन्होंने सारी चीज़ें थी। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, क्या जानते हैं? अगर उसकी हम बात करेंगे तो आपको पता है कि भारत में एक फिल्म रिलीज हुई है इस समय, जवान तेलुगु फिल्मों से प्रेरित है। आपको पता होगा कि अपरिचित जैसी फिल्म थी, आपको पता है ना, अपरिचित था जिसमें एक व्यक्ति था जो सामने लोगों के अलग दिखाई देता था और पीछे से पर्दे से वो किस प्रकार से समस्याओं को सुलझाता था, लोगों से पर्चियाँ लिखवा कर चिट लेता था। उसी प्रकार से SRK यानी कि शाहरुख खान ने एक फिल्म बनाई है जवान, और उस जवान फिल्म में उन्होंने इसी तरह का एक रोल निभाया है। हालांकि इसमें उनके डबल रोल भी हैं और ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि जो इनकी फिल्म होती है, फिल्म की स्टोरी अगर मैं बता दूंगा तो क्या मतलब निकलेगा, कैसे आप जाकर देखेंगे। तो जाइए फिल्म को देखिए, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। शाहरुख खान चर्चा में इसलिए आ गए G20 को लेकर कि शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 के सफल आयोजन के लिए बधाई दी और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता और दुनिया के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूँ। हालांकि इस बात को लेकर देश के युवाओं में काफ़ी खुशी है, देश के लोगों में खुशी है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान इस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं, भले ही उन्होंने एक ट्वीट किया हो। और आपको पता है कि शाहरुख खान इससे पहले भी एक फिल्म उन्होंने दी थी पठान, जिसमें भी उन्होंने एक सैनिक के रोल में अपने आप को भूमिका निभाई थी। खैर ये थी फिल्मी बातें। तो इस प्रकार से जो था आज का आयोजन समाप्त हुआ था। और भी अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम पहुंचे, विश्व नेताओं से हाथ मिलाकर शनिवार को उनका स्वागत किया
और इस दौरान पृष्ठभूमि में ओडिशा के पुरी स्थित सूर्य मंदिर के कोणार्क चक्र की प्रतिकृति ने स्वागत स्थल की शोभा बढ़ाई। कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हादेव प्रथम के शासनकाल में किया गया था। यह चक्र भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। इस चक्र का घूमना काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक होता है, दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सबका अभिवादन करते हैं और आज सबकी विदाई का दिन भी है और बहुत ही सकुशल ढंग से ये संपन्न हुआ आज का कार्यक्रम। और इसी के साथ भारत में पिछले 1 वर्ष से चल रहे लगातार G20 की जो समिट थी, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन के हिसाब से G20 का हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, फिर बात करेंगे गोवा में हुआ, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ। लगातार देश के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के आयोजन हुए, जिससे G20 का आखिरी पड़ाव जो दिल्ली में 2 दिनों का 9 सितंबर और 10 सितंबर का था, तो आज इसी के साथ ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता अगले वर्ष 1 वर्ष के लिए सौंपते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका समापन किया गया। उम्मीद है कि सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं और चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि भारत किस प्रकार से अपने आप को मजबूत दिखा चुका है। और बहुत सारे देश ऐसा चाह रहे थे कि ये आयोजन असफल हो जाए और देश के भी कुछ राजनीतिक दल भी इसमें अड़ंगा डाल रहे थे, लगातार कुछ ना कुछ ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन खैर सबकी अपनी अपनी राजनीति है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें कि विदेश नीति पर, इन सारी चीज़ों पर, अगर देश में विदेश के मेहमान आए हुए हैं और आप देश की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में आपको पता है कि देश में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम भी ना झेलना पड़ जाए। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन देशवासियों के सहयोग से और देशवासियों की शुभकामनाओं से संपन्न किया। और देशवासियों की शुभकामनाएं पूरी दुनिया को है और एक पृथ्वी का जो हमारा ध्येय है, एक परिवार का ध्येय है, वो सफल होते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी बात है जब रसिया यूक्रेन जैसे मसलों पर शांति की बात की जा रही है और इसका समर्थन पूरे दुनिया के देश भी कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप वैसे ही ज्ञान के लिए देख रहे हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं।